नमस्कार, के न्यूज के खास पेशकश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। आज खास पेशकश में हम बात करेंगे प्लेन क्रैश जिम्मेदार कौन। अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान प्लेन क्रैश हुआ है। इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत 242 पैसेंजर सवार थे। यात्रियों में 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक था, जबकि 169 नागरिक भारतीय थे। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI 171 ने दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी थी, जबकि दोपहर 1:40 महज 2 मिनट के बाद यह विमान क्रैश हो गया। जानकारी के मुताबिक विमान एयरपोर्ट की दीवार और एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास क्रैश हुआ। विमान के गिरते ही पूरे इलाके में धुएं का गुबार दिखाई दिया। एयर इंडिया ने पुष्टि की है कि अहमदाबाद से लंदन गेटविक जाने वाली उड़ान संख्या AI 171 ने आज उड़ान भरने के बाद यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अहमदाबाद से दोपहर 1:38 पर इस विमान ने उड़ान भरी। इस उड़ान में बोइंग 787-8 विमान इस श्रेणी का विमान था। 242 यात्री कुल सवार थे। इसमें चालक दल के सदस्य भी थे। इनमें से 169 भारतीय नागरिक, जबकि 53 ब्रिटिश नागरिक, 1 कनाडाई नागरिक है। 7 पुर्तगाली नागरिक भी इस विमान में सवार थे। घायलों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है। एयर इंडिया के चेयरमैन N चंद्रशेखर ने भी विमान हादसे पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद से लंदन गेटविक जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट 171 आज दुखद हादसे का शिकार हो गई है। इस घटना से प्रभावित सभी लोगों और उनके परिवारों के लिए गहरी संवेदनाएं हैं। उन्होंने कहा कि इस समय हमारा ध्यान उन सभी लोगों की मदद करने पर है जो इस हादसे में प्रभावित हुए हैं और उनके परिवारों को हर संभव सहायता देने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारी इमरजेंसी टीम घटनास्थल पर मौजूद है। जरूरतमंद लोगों की पूरी मदद की जा रही है। आपको बता दें, इमरजेंसी हेल्प लाइन भी जारी किया गया है ताकि जिन परिवारों को जानकारी चाहिए उन्हें मदद मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से भी बात की। उन्होंने विमान दुर्घटना की जानकारी ली। मंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि वे बचाव और राहत कार्यों की निगरानी लगातार कर रहे हैं और खुद अहमदाबाद जा रहे हैं। पीएम मोदी ने मंत्री से कहा कि वह सभी आवश्यक सहायता तत्काल उपलब्ध कराएं। वहीं अहमदाबाद से लंदन जा रहे विमान में तकनीकी खराबी के बाद ये ब्लास्ट बताया जा रहा है। इसके बाद बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के ऊपर ये विमान गिरा। जिस वक्त पर यह हादसा हुआ, उस वक्त पर वहां पर मेडिकल की पढ़ाई करने वाले काफी छात्र मौजूद थे। इस हादसे में 20 इंटर्न डॉक्टरों की मौत की आशंका जताई जा रही है। हालांकि यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अब बड़े सवाल हैं कि आखिर इस बड़े हादसे का जिम्मेदार कौन है, इस बड़े हादसे का कारण क्या है। हम ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि अब तक देश में जो हादसे हुए हैं, अब तक देश में जो बड़े हादसे हुए हैं वो हम आपको दिखा देते हैं कि कौन कौन से बड़े हादसे हुए। चरखी दादरी में ये बड़ा हादसा हुआ। इस हादसे में कई लोगों की जान गई थी। हादसा आपको बता दें, कुल 349 लोगों की इस दुर्घटना में जान गई थी, जिसमें दोनों विमानों के सभी यात्री और चालक दल शामिल थे। 2 विमान आपस में टकराए थे। एयर इंडिया फ्लाइट 814 ये अगली 17 जुलाई 2002 को ये विमान हादसा हुआ था। इसमें विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर रिहायशी इलाके में गिरा था। एयर इंडिया का विमान ये भी था। 60 से अधिक लोग इस दुर्घटना में मारे गए थे। अगली दुर्घटना की बात करें तो 22 मई 2010 जगह मंगलौर, कर्नाटक। एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। फ्लाइट नंबर 812 मुंबई से आ रही फ्लाइट रनवे पर उतरने के बाद फिसल गई और घाटी में जा गिरी। हादसे में 158 लोगों की इस दुर्घटना में मौत हुई, जबकि 8 लोग मात्र बचे थे। वहीं अगली दुर्घटना 7 अगस्त 2020 को हुई। यह हादसा दुबई से आ रही फ्लाइट में हुआ, जो रनवे पर उतरने के बाद ये फ्लाइट फिसल गई और इस हादसे में 21 लोगों की मौत हुई थी।
जबकि 169 लोग इस हादसे में बच गए थे, वो खुशनसीब लोग थे। दुनिया के, अब हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े हादसे। ये टेनरिफे एयरपोर्ट पर हादसा हुआ 27 मार्च 1977 को। इसमें कई लोगों की जान गई। टेनरिफे एयरपोर्ट पर यह हादसा, जिसमें फ्लाइट 4805 इस नंबर की ये फ्लाइट थी, घने कोहरे और संचार में गड़बड़ी के कारण इसमें ये विमान हादसा हुआ था, जिसमें 583 लोगों की मौत हुई थी। वहीं अगला दुनिया का एक और बड़ा हादसा जापान एयरलाइंस में हुआ था 123 नंबर की फ्लाइट में 12 अगस्त 1985 में। टोक्यो से ओसाका जा रहा ये विमान तकनीकी खराबी के कारण नियंत्रण से बाहर होकर पहाड़ों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अब हम आपको इस दुर्घटना के बाद अब तमाम नेताओं ने भी शोक व्यक्त किया है और प्रतिक्रिया भी आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना के बाद क्या कुछ कहा, हम आपको सुना देते हैं। दुखद घटना अहमदाबाद में घटित हुई है। अहमदाबाद में जा रहा था और उसमें कुछ इस दुर्घटना के कारण प्लेन क्रैश होने के नाते बहुत सारे यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ईश्वर से मैं सबकी सुरक्षित रहने की कामना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार की किसी भी प्रकार के हादसे से हम जनहानि को बचा सकें। इस दुखद घटना के लिए मेरी सभी जितने भी पीड़ित परिवार हैं उन सब के प्रति हमारी संवेदना है। मैं एक बार फिर से आप सबके प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं। बहुत दुख की बात है कि एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ और जब एयरक्राफ्ट क्रैश होता है तो घटना बहुत बड़ी है। इसलिए इस समय पर इतनी ही जानकारी मिली तो हमारी अपील यही होगी सरकार से, हालांकि सरकार खुद कोशिश कर रही होगी कि सभी यात्रियों को बचाएं, सुरक्षित पहुंचाएं और उनका इलाज हो। और हमारी भगवान से ये प्रार्थना है कि अगर इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है तो किसी की जान न ले। और अब हम आपको दिखा रहे हैं, ये कुछ ट्वीट है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर इस दुखद हादसे पर दुख व्यक्त किया है। अलग अलग राजनीतिक व्यक्तियों ने, तमाम हस्तियों ने भी इस दुर्घटना के बाद ट्वीट किया। नितिन गडकरी ने भी इस दुर्घटना पर आश्चर्य जताया है और इस दुखद दुर्घटना पर उन्होंने भी शोक व्यक्त किया है। तो प्रियंका गांधी वाड्रा, राजनाथ सिंह ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। तो देश के तमाम राजनीतिक दलों के व्यक्तियों ने, प्रमुखों ने इस दुखद दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और अपनी संवेदनाएं भी उन परिवारों के प्रति जाहिर की है। और सीधे चर्चा पर आते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भावना दुबे जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तिलक राम तिवारी जी, कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर डी.एस. चौहान रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहीं रंजना यादव जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हुए सबसे पहले डॉक्टर डी.एस. चौहान सर, हम आपके पास आ रहे हैं। डी.एस. चौहान सर, अहमदाबाद में जो ये प्लेन क्रैश हुआ है, बहुत बड़ी घटना है। भारतीय इतिहास में जो बड़ी घटनाएं अब तक हुई हैं उन घटनाओं में से ये एक है। आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। 242 यात्री इस विमान में सवार थे। अब तक जो जानकारी सामने आ रही है, लगभग 100 से ज़्यादा 100 बरामद किए जा चुके हैं। कई लोगों को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये विमान हादसा बड़े सवाल खड़े करता है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले आपको और मेरे पैनलिस्ट मित्रों को मेरा नमस्कार। बड़ा ही आज दुख का दिन है जी। वी हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट, लगता है कि 242 पैसेंजर्स इंक्लूडिंग द एयर क्रूज एंड पायलट्स, जो कि बहुत ही दुखद है। कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे जिन्होंने देहावसान कर लिया है। और ये भी प्रार्थना है
कि जो बचे जो चोट लगे हैं, जैसे डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स एंड अगर इस एयरक्राफ्ट में कोई बचा है तो भगवान उनको जल्दी ठीक करे, अपनी दशा में आए। मित्रों, वास्तव में आई एम 75, लेकिन ऐसा हादसा हमारे देश में हमने अभी तक नहीं देखा है। और सरप्राइजिंगली सबसे बड़ी बात यह है कि ये केवल 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट यानी कि जब एयरबॉर्न हुआ, इसकी टोटल फ्लाइट जो थी, रनवे स्टार्टिंग से जब हवाई जहाज रनवे पे तेजी पकड़ता है और क्रैश तक, इसकी टोटल जो है 9 मिनट और 28 सेकंड इसने जो है काम किया, जिसमें से केवल 1 मिनट की एयरबॉर्न रहा। और 1 मिनट के अंदर इतना बड़ा हादसा होना बहुत ही दुखद आश्चर्य कर रहा जी। अब इसमें कई सवाल हैं। कॉमनली हम लोग एयरफोर्स में ये बोलते हैं कि इंजन फेलियर वगैरह वगैरह, और आपको अगर पता ही होगा कि 1 मिनट के अंदर जो कैप्टन साहब थे, उन्होंने एटीसी को मेडे कॉल किया। मेडे होता है कि जब किसी भी कैप्टन को जहाज के उसको कुछ इमरजेंसी में हेल्प की जरूरत होती है तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से वो जो है संपर्क करता है ताकि उसका कुछ वो निवारण कर सके। लेकिन अब समझ सकते हैं आप कि 1 मिनट एयरबॉर्न रहा और जब तक उसने मेडे वाला इमरजेंसी कॉल किया और तब तक वो क्रैश हो गया, यानी एटीसी ने रिस्पांस दिया इमीडिएटली, लेकिन तब तक वो क्रैश हो गया। बड़ा ही बहुत ही विभत्स घटना है। अब जी, 100 सभी लोग को पता है 142 लोग थे, और सबसे बड़ी बात है कि करीब 58 या 59 ब्रिटिशर्स थे जी, और 7 जो है आपके पुर्तगीज से, कनाडा के थे, हमारे देश के भी जी। तो ये बहुत दुखद है। इंक्वायरी तो होगी ही इसकी बात में, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। हम लोग बहुत कुछ कहते हैं, फ्लाइट सेफ्टी, पैसेंजर सेफ्टी, लेकिन चौहान सर, तो आपका जो प्रश्न होगा मैं उसका उत्तर दूंगा। जी जी। लेकिन चौहान सर, कोई भी विमान जब टेक ऑफ करता है उससे पहले का जो घंटों जो है वो तकनीकी विशेषज्ञ होते हैं, वो विमान की एक एक खामियों पर नज़र रखते हैं, तमाम जांचें होती हैं, उसके बाद सब कुछ जब संतुष्टि हो जाती है हर प्रकार से, तब जाकर विमान टेक ऑफ करता है। लेकिन कहीं ना कहीं विमान जैसे ही टेक ऑफ करता है, लगभग 1 से 1.5 मिनट का, 1:38 पर विमान टेक ऑफ करता है, 1:40 पर ही विमान क्रैश हो जाता है। तुरंत टेक ऑफ के तुरंत बाद ही ये दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। तो कई अहम सवाल खड़े होते हैं चौहान साहब। देखिए सर, हमारे आईएफ के जो फाइटर हो, हेलीकॉप्टर हो, चाहे पैसेंजर एयरक्राफ्ट हमारे हो जी, वो उस उड़ान से पहले 3 तरह की ब्रीफिंग होती है। एक तो है मेट्रोलॉजिकल ब्रीफिंग जी, और मुझे जब ये 1-1:15 बजे ये न्यूज जब मैं सुन रहा था तो मुझे भी लगा, क्योंकि गुजरात और कर्नाटका में बारिश बहुत ज्यादा की संभावना थी, तो मुझे लगा एक बार कि शायद ये उस वजह से हो, लेकिन अब क्लियर हो गया है कि वहाँ वेदर की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो हमारे यहाँ मेट्रोलॉजिकल ब्रीफिंग, चाहे वेदर कैसा भी हो, हर पायलट को पहले ब्रीफ किया जाता है जी, कि जहां जहां उसकी उड़ान की जो लाइन है वहां क्या आज का जो है वेदर रहेगा, एंड एज पर दैट। नंबर 2, हमारे यहाँ मेडिकल ब्रीफिंग भी की जाती है हर एक उड़ान से पहले। पायलट्स की, को पायलट्स की एक ब्रीफिंग होती है और यहाँ तक जो है चेक किया जाता है हेल्थ कैसा है जी, बीपी वगैरह। जो संभवतः, देखिए मैं एयर इंडिया सिविल एयरलाइंस के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता हूँ जी, मुझे लगता नहीं है ये होता हो। अगर ये नहीं होता है तो ये बहुत बड़ी कमी। आफ्टर ऑल हम लोग इंसान हैं, और विशेषकर पिछले 25-30 सालों में और कोरोना के बाद जो स्वास्थ्य जो है
आजकल जवान जवान बच्चों को बीपी और हाइपरटेंशन वगैरह हो रहा है, तो ये होना आवश्यक है। अब मुझे नहीं पता इस जहाज में या इवन सिविल एयरलाइंस के जहाज में होता है कि नहीं। और तीसरा जो होता है इंडियन एयरफोर्स में, वो होती है ऑपरेशनल ब्रीफिंग। तो खैर यहाँ ऑपरेशनल ब्रीफिंग की जरूरत तो नहीं है, लेकिन ये दो मेट्रोलॉजिकल ब्रीफिंग और मेडिकल ब्रीफिंग बहुत आवश्यक है, जो मुझे शक है, संदेह है ये होता है कि नहीं सिविल एयरलाइन। अब आपने कहा पायलट्स कोई नया नहीं था, वो 800 उड़ानें भर चुका है इसी रूट पे अगल बगल वाले में, काफी एक्सपीरियंस पायलट। लेकिन एक्सपीरियंस लोग भी मेडिकली कितना स्ट्रेस है दिमाग में वगैरह ये सब। हाँ, लेकिन चौहान साहब एक और छोटा सवाल हमारा जो मेरे जहन में उठ रहा है, मैं उसको भी जोड़ देता हूं, फिर अगले मेहमान के पास जा रहा हूं। किसी तरीके की ऐसे हादसे में किसी तरीके की साजिश की भी गुंजाइश हो सकती है? हाँ, मैं आ रहा हूँ, मैं बिल्कुल आ रहा हूँ जी। अब 1 मिनट के उसमें जहाज में आपका लगभग 30,000 गैलन्स ऑफ एयर फ्यूल था। 30,000 गैलन्स ऑफ एयर फ्यूल, जिसको हम लोग ATF कहते हैं जी। अब एक जहाज जब उड़ रहा है और 1 सेकंड के अंदर वो जब क्रैश हो रहा है, तो वो जो इतना बड़ा जो भयंकर जो आग लगी है अगल बगल के बिल्डिंग में, किसी बिल्डिंग से वो ज्यादा, एक छोटी सी पहले पेड़ से टकराया, फिर छोटी सी बिल्डिंग में उसका टेल अभी भी फंसा हुआ था। तो लेकिन हम देख रहे हैं कि अगल बगल की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है वो पूरी एकदम काली हो रखी है, यानी कि आग का गोला बन गया हुआ जहाज। जी ठीक है साहब जी। लेकिन अब 2 ही चीज हो सकती है कि ये पुल अप नहीं की। ये कोई भी आदमी कह सकता है कि 1 मिनट की उड़ान में वो हवा में ऊपर जाना चाहेगा 30,000, 40,000, 50,000 मीटर के ऊपर, लेकिन ये मैक्सिमम 628 फीट ही केवल पहुंचा था। 628 फीट का मतलब मात्र 199 मीटर्स अप्रॉक्स जी, और तब ये क्रैश। तो अब आपने जो इससे पहले जो प्रश्न पूछा था कि इनका टेक्निकल चेकअप होता है बिफोर फ्लाइट, इसमें भी मैं इंडिगो, स्पाइस जेट वगैरह इनमें जाता रहता हूं, और मैं ये देखता हूं कि अगर हम बेंगलोर से जा रहे हैं कहीं, तो एक एयरक्राफ्ट आता है और वहां केवल अंदर साफ सफाई होती है। हाँ, वो लोग फ्यूल जरूर चेक कर लेते हैं, तो टायर प्रेशर वगैरह चेक करते हैं, कैप्टन जो है अंदर अपने इंस्ट्रूमेंट को जरूर चेक करता होगा, लेकिन जो टेक्निकल चेकअप होता है उतनी बारीकी से नहीं होता है। और मैं समझ सकता हूँ क्योंकि ये डिफेंस का लाइन नहीं है जी, तो वो कितना हद होता है मैं नहीं कह सकता। ठीक है सर। लेकिन दूसरा एंगल जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट एंगल बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट, पायलट जो है बहुत एक्सपीरियंस था उस चीज में, जहाज ठीक था। तो उसके अलावा जो आपने दूसरा जो प्रमुख चीज है, दैट इज सैबोटेज। सैबोटेज की संभावना मुझे भी कहीं न कहीं आशंकित कर रही। ठीक है सर। सर आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ भावना दवे जी जुड़ी हुई हैं, बीजेपी प्रवक्ता। भावना जी आपके पास आते हैं। भावना जी, ये विमान दुर्घटना जो हुई है, ये भारतीय इतिहास में जो अब तक की जो दुर्घटनाएं हुई हैं उनमें से ये प्रमुख दुर्घटना है और बहुत विभत्स दृश्य जो सामने आए हैं। इस दुर्घटना में आपको बता दें, इस विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे। तमाम लोग घायल हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो व्यक्ति घायल हैं उनको सकुशल वो उनका इलाज हो रहा है और वो उनकी ज़िंदगी ईश्वर बचाए। लेकिन बड़े सवाल इस हादसे के बाद हो जाते हैं, जैसा कि अभी चौहान सर ने कहा कि 3 ब्रीफिंगें होती हैं, टेक्निकल ब्रीफिंग होती है, मेडिकल ब्रीफिंग होती है और जाके फाइनली जो होती है ऑपरेशनल ब्रीफिंगें होती हैं। उसके ये कंपलसरी होती हैं। अगर ये सारी चीज़ें होने के बाद और समय भी ज़्यादा नहीं, 1 से 1.5 मिनट के बाद विमान तुरंत क्रैश हो जाता है, तो क्या लगता है आपको, कोई तकनीकी खामी इसके पीछे वजह हो सकती है, कोई साजिश वजह हो सकती है? क्योंकि दुर्घटना ये बहुत बड़ी है और बहुत विभत्स है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आज जो दुर्घटना हुई है वो बहुत ही डरावनी है, बहुत ही दर्दनाक है। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि हमारे अहमदाबाद में ये जो दुर्घटना हुई है, ईश्वर सभी को
अच्छी तरह से बचाने की कोशिश करेंगे, ऐसी प्रार्थना मैं करूंगी। और जो आत्मा ऊपर चली गई है उनको लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ। बात यह है कि ये जो प्लेन है जो इंग्लैंड जा रहा था, ब्रिटेन जा रहा था, ये इसलिए कि ये डायरेक्ट अहमदाबाद से वहां ब्रिटेन के लिए शुरू हुआ है। यहाँ पर ज्यादा पैसेंजर मिलते हैं, तो बहुत ही डिमांड होने के बाद ही ये शुरू हुआ था और बहुत सारे पैसेंजर गुजरात से यूके जाते हैं। तो आज जो हादसा हुआ वो इतना दर्दनाक हुआ है कि इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। और एक बात यही है कि यहाँ पर जहां पर वो क्रैश हुआ वहां मेडिकल के जो डॉक्टर्स थे, जो स्टूडेंट्स थे, उसका मैच था, वो लोग खाना खा रहे थे, वो लोग रह रहे हैं और वहीं पर ये विमान घुसा है, उनका जो टेल था वो घुसा है। दूसरा कि एक बात ये है कि ये हादसे की खबर दूसरी मिनट पर मैं घर पे हूं, मुझे मिल गई। मतलब कि ये जो सोशल मीडिया है और दूसरा हमारे गुजरात के लोग बहुत ही जागरूक है। तो ये पता चला तो सभी लोग काम करने के लिए, सेवा करने के लिए गए। सबसे पहले तो हमारे कॉरपोरेशन के लोग गए, बाद में हमारे जो आर्मी के लोग हैं वे सब लोग गए, एनडीएफ आर की टीम पर वही पहुंच गई और भी हमारे जो कोई है यहाँ सब उधर पहुंच गए। दूसरा हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता भी यहाँ देखे गए। मेरा कहने का मतलब है कि कई सेवाभावी लोग जो यहाँ अहमदाबाद में है, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट हमारे गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर हमको सिखाया है और हमारे लोग बहुत ही अच्छी तरह से पहुंच जाते हैं। पर दुख की बात यह है कि इतना ज्यादा फ्यूल था प्लेन में और इतनी आग लगी, ये कल्पना ही नहीं होती कि ये कौन सा कारण है। क्योंकि जो पायलट था सबरवाल, वो भी बहुत ही होशियार है, वो दूसरों को ट्रेनिंग देता है। ये बहुत ही कहते हैं ना कि एक्सपर्ट पायलट था। दूसरा जो फ्लाइट था एआई का, ये भी 2 इंजन वाला था और मैसेज भी पायलट ने भेजा था, पर इतना समय नहीं रहा कि कुछ हेल्प हो जाए। तो ये जो हादसा हुआ है बहुत दर्दनाक है और अभी अभी हम देखते हैं कि बहुत ही कम समय में ये जो प्लेन में जो भी घायल हुए उन सबको अस्पताल पहुंचाया गया है। वैसे अस्पताल भी बहुत ही नजदीक था और इतना तक कि हमारे लोगों ने यहाँ जो भी डॉक्टर सामने पास में खड़े हो वो सब मदद के लिए आए, ऐसा ऐलान किया उधर। और सब आप प्राइवेट डॉक्टर भी, प्राइवेट अस्पताल वाले भी मदद के लिए उधर पहुंच गए। मतलब कि थोड़े समय में ही सब कुछ ठीक ठाक करने का प्रयत्न हुआ है। पर ये हादसा है, ऐसा हादसा नहीं होना चाहिए। और दूसरा आपने एक सवाल पूछा मुझे कि इसमें आपको कोई सैबोटेज लगता है, कुछ तोड़फोड़ लगती है। तो अभी तक तो हम ये कह नहीं सकते, जब पूरी जांच होगी। वैसे हमारे चौहान साहब ने जो बहुत ही अच्छी तरह से विवरण किया है, क्योंकि चौहान तो डिफेंस में है, ये सिविल का मामला है। तो हम देखते हैं, जाते हैं आते हैं फ्लाइट में कि भाई वहां पर वो सफाई भी होती है, वो हवा पानी भी रखा जाता है, फ्यूल भरा जाता है और छोटी मोटी जो टेक्निकल बातें होती है उनका वो लोग सिविल वाले भी कदर देखते हैं, उसकी जांच करते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कमी रह गई, पर क्या कमी है ये एक सवाल तो बहुत बड़ा है। ठीक है कि ये हादसा होने का क्या कारण है, तो वो भी मुझे लगता है कि बहुत ही कम समय में हमें पता लगेगा। ठीक है कि इसका क्या। जी ठीक है भावना जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ अमिताभ कुमार सर जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमिताभ सर आपके पास आ रहे हैं। अमिताभ सर, ये दुर्घटना है निश्चित रूप से भारतीय इतिहास की सभी अब तक की दुर्घटनाओं में सबसे बड़ी दुर्घटना ये हो सकती है, क्योंकि 242 यात्री इस विमान में सवार थे और जिस जगह ये विमान गिरा है वो एक मेडिकल हॉस्टल था। वहाँ जूनियर डॉक्टर बड़ी संख्या में वहाँ पर वो प्रशिक्षित हो रहे थे और मेस था वहाँ पर उनका भोजन पानी चल रहा होगा।
तो ये अभी आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। ईश्वर से तो कामना यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जीवन की रक्षा ईश्वर करे, लेकिन इस हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सिविल एविएशन की अगर बात करें तो इसमें इन विमानों में तमाम तकनीकी जांच होती है सर उड़ान से पहले, और जैसा कि अभी चौहान सर ने बताया उसके बाद ये विमान उड़ान भरता है, लेकिन उड़ान भरने के चंद मिनट में 1 से 1.5 मिनट के बाद ये विमान तुरंत हादसेग्रस्त हो जाना तमाम सवाल खड़े करता है। तमाम जो जांचें उससे पहले जो की गई थी और साजिश की भी कहीं ना कहीं जो सवाल साजिश के भी उठ रहे हैं कि क्या कोई साजिश भी हो सकती है, आप क्या कहेंगे सर? बेहद दुखद है हमारी संवेदनाएं समस्त परिवारों के प्रति। मुझे यहाँ पे 2 बातें नजर आ रही हैं जी। एक तो मेंटेनेंस में लापरवाही, दूसरा सैबोटाज की पूरी आशंका जताई जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से विमान जो है बहुत ही नई तकनीक का था, ड्रीमलाइनर बढ़िया विमान है जी, डबल इंजन, और इसमें बहुत सारी अब ऑटोमेटिक सिस्टम इसमें है। पायलट गलती करे तो विमान में भी संभालने की व्यवस्था है, इलेक्ट्रॉनिकली उसमें सिस्टम बना हुआ है। और बहुत ही अनुभवी इसमें हम देख रहे हैं कि पायलट थे, बहुत 8,000 का बताया जा रहा है कि एक्सपीरियंस था उनका। तो मुझे जो आशंका लग रही है, क्योंकि मैं देखता हूं हमारे यहाँ भारत में कम से कम इस बात को मैंने महसूस किया है बहुत जगह पे, कि जो मेंटेनेंस स्टाफ है वो कई बार रेगुलर मेंटेनेंस में लापरवाही बरतता है। अनुशासन की बेहद कमी है, कई बार समय की कमी ऐसी होती है, कई बार लोग स्टाफ कम होते हैं, कई बार कोई मशीनें जो ठीक से काम नहीं कर रही हैं उसको ठीक करवाना ताकि जांच पड़ताल सही तरीके से सही समय पे और हर बार पूरी तरीके से हो, उनमें कमी रह जाती है। ये बेहद गंभीर मामला है। और रेलवे में तो ये हम आम देखते हैं, बसों में जो वाहन जो बस अड्डे जो होते हैं वहां पे भी आम हम देखते हैं। कहीं ना कहीं जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं उन पे भी कहीं ना कहीं ये चीजें मायने रख रही हैं। रेलवे के बारे में तो मैं बहुत सारी जानकारी दे सकता हूँ, वहाँ मेंटेनेंस स्टाफ की ही कमी है। वो लोग तो ट्रेनों को केवल यही धुलाई सफाई करके रवाना कर देते हैं, सारे पार्ट पुर्जों की जानकारी नहीं रखते हैं, वो केवल बेसिक 1-2 चीजें देख करके रवाना कर देते हैं। तो हवाई जहाज में भी कहीं ना कहीं मेंटेनेंस स्टाफ की लापरवाही मुझे बहुत ज्यादा तंग कर रही है। कहीं ना कहीं ये बात है। सैबोटाज के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन अभी उस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। सैबोटाज का मतलब ये नहीं होता कि केवल बम रख देने से ही सैबोटाज होता है। सैबोटाज में ये भी हो सकता है कि मेंटेनेंस स्टाफ को करप्ट कर लिया जाए और उसकी सहायता से कुछ ऐसी गड़बड़ियां उसमें छोड़ दी जाए ताकि विमान सही जगह पे सही समय पे नहीं पहुंच पाए। तो वो आशंका सबसे ज्यादा इसमें है, क्योंकि विमान उड़ते ही अपना समय पे वो उड़ान ऊंचाई हासिल नहीं कर पाया और सीधा नीचे गिरता है। पायलट ने अपने हिसाब से बहुत मैनेज किया था, क्योंकि डगमगाया नहीं। हमने देखा कि विमान गिरते हुए भी बिल्कुल सीधा था, उसके पंख सीधे थे। मतलब पूरी कोशिश पायलट कर रहे थे कि इसको हम डायरेक्ट जमीन पे उतार ले। अगर बिल्डिंग नहीं होती, खाली जमीन होती तो शायद डैमेज थोड़ा कम होता। अभी तो डैमेज बहुत भयानक हुआ है, कोई बता नहीं रहा है, लेकिन हम सब जानते हैं, सबका दिल रो रहा है, समझ रहा है। लेकिन अभी ईश्वर के ऊपर कुछ भरोसा है कि शायद कुछ लोग बच जाएं। जी। तो यहाँ पे हमारे मेंटेनेंस स्टाफ में भी करप्शन या सैबोटाज के दृष्टि से उनको बरगलाया गया, आशंकाएं मुझे पूरी नजर आ रही है। चूंकि प्लेन भी नया था, पायलट भी एक्सपर्ट था, तो इस पे बहुत गहन जांच पड़ताल की जरूरत है। और जरूरत है कि एक मैनुअल तैयार किया जाए प्रॉपर, और फिर से मेंटेनेंस को लेकर के हर विभाग में, केवल हवाई उड़ानों के लिए ही नहीं बल्कि रेलवेज में, बसों में, जो भी है। हम तो अपने सड़कों पे भी इतने लापरवाह रहते हैं, अपने बच्चों को नहीं बताते हैं, उनको गाड़ी दे देते हैं, ना उनको ट्रैफिक रूल्स का पता होता, ना उनको सड़क पे चलने का तरीका, ना एटिकेट पता होता है। बीच सड़क पे खड़े होकर हम बातें करते हैं, तो हमारे स्वभाव में कहीं ना कहीं वो आलसी और लापरवाही चीजें भरी पड़ी हैं।
कहीं ना कहीं मेंटेनेंस स्टाफ से गड़बड़ी हुई है। वहां पे उन सारे जो वहां पे जांच पड़ताल की जितनी मशीनें थी, जो इक्विपमेंट्स थे, उनकी भी जांच होनी चाहिए कि क्या उसमें खराबियां थी जिसकी वजह से विमान के इंजन के प्रॉपर ढंग से जांच पड़ताल नहीं हो पाई थी। तो इसके सारे पहलुओं पे जांच करने की जरूरत है, सरकार को बहुत सख्त जांच करने की जरूरत है। और इसके बाद हमारे यहाँ मेंटेनेंस को लेकर के सर आपको माफी के साथ रोकना चाहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, विमान हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। प्लेन क्रैश पर न्यूज एजेंसी एपी की खबर सामने आ रही है। न्यूज एजेंसी ने दावा किया है अहमदाबाद विमान क्रैश में कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं बचा है। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट आपको अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। विमान सवार सभी 242 लोगों की मौत हुई है। इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर, विमान में सवार यात्रियों में सभी की मौत हुई है। न्यूज एजेंसी एपी के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। प्लेन क्रैश पर न्यूज एजेंसी एपी की खबर सामने आ रही है, जिसमें यह दावा किया गया है कि अहमदाबाद विमान क्रैश में कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं बचा है। 242 इस विमान में सवार सभी 242 यात्रियों की मौत हुई है। तो ये बहुत दुखद घटना है और जिस तरीके से हम सभी उम्मीद जता रहे थे कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों की ईश्वर जिंदगी बख्श दे, अगर कुछ लोग घायल बताए जा रहे थे, लेकिन जो अब न्यूज एजेंसी एपी के हवाले से खबर सामने आ रही है, अब तक इस विमान हादसे में ये अहम अपडेट सामने आ रहा है कि 242 जो यात्री इस विमान में सवार थे, सभी यात्रियों की मौत हुई है। ये बड़ी और दुखद खबर, विमान में सवार सभी यात्रियों की मौत हुई है। तो चर्चा में हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सीधे चर्चा पे आते हैं। अमिताभ सर, जैसा कि हम और आप आशंका अभी जता रहे थे और ईश्वर से हालांकि उम्मीद कर रहे थे कि ईश्वर कुछ लोगों की अगर जान बख्श दे, लेकिन अब जो सूत्रों के हवाले से एपी न्यूज एजेंसी है वो उसकी तरफ से ये दावा सामने आया है कि विमान में सभी जो यात्री सवार थे उनकी मौत हो चुकी है। क्या कहेंगे आप? ये तो आशंका जो थी वही हुई, क्योंकि हमने देखा विमान में इतना ज्यादा ईंधन था, अभी तो खर्च भी नहीं हुआ था, वो आग का गोला बन गया पूरी तरीके से। तो सेकंड्स लगते हैं, ह्यूमन लाइफ जो है बंद कमरे में थे वो एक तरीके से। तो अब ईश्वर से प्रार्थना थी और क्या कह सकते हैं, हम ये महसूस कर रहे थे, सब लोग समझ रहे थे, लेकिन कोशिश हो रही थी कि शायद कुछ अच्छी खबर उसमें से निकल के आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारी संवेदनाएं, हमारी श्रद्धांजलि उन परिवारों के प्रति, उनको ईश्वर शक्ति दे, अपने लॉसेस को वो सह पाए। लेकिन हमारे लिए जरूरत है कि हम अपने तौर तरीकों को कैसे बेहतर कर पाए, ये हमारे लिए सबसे जरूरी है। मेंटेनेंस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की हमें जरूरत है। जी ठीक है, ठीक है सर, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। रंजना यादव जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजना जी, चर्चा में आपका स्वागत करते हुए। रंजना जी, ये बहुत ही विभत्स और दुखद घटना है। 242 यात्री सवार थे और जो न्यूज एजेंसी एपी का दावा है कि सभी यात्रियों की मौत हो चुकी है, दुखद मौत हुई है। तो इस विमान हादसे का आप जिम्मेदार किसको मानती हैं? जिस तरीके से अभी चौहान सर ने बताया और अमिताभ सर बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मेंटेनेंस में जो ब्रीफिंग होती है उसमें कहीं ना कहीं चूक हुई है। इसके अलावा साजिश की आशंका से को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता है। आपको क्या लगता है? रंजना जी, फोन अनम्यूट कर लीजिए। रंजना जी, अपना फोन अनम्यूट कर लीजिए ताकि आपकी आवाज दर्शकों को मिल सके। आ रही है आवाज? जी जी बिल्कुल। मैं सबसे पहले हार्दिक संवेदना देती हूँ इतने लोगों की मृत्यु जो सोच कर निकले थे उनकी यात्रा के लिए, उनके गंतव्य के लिए कि वो कहाँ जाने वाले थे और कैसे बीच में ब्रेक होके किस तरीके से वो मृत्यु की तरफ मुड़ गए, उनकी जीवन ही खत्म हो गया। तो ये एक बहुत ही ज्यादा हम सबके लिए सोचने पे मजबूर करता है। 1:30 बजे से जैसे ही ये सूचना मिली, मैं तो पूरी तरीके से बहुत ही ज्यादा, क्योंकि इंडिया का मामला और कोई ना कोई कहीं ना कहीं से हमारे परिचित ही हैं उनमें, तो हमें लगता है कि सब लोगों का क्या हाल है और किस तरीके से उनको क्या क्या वहाँ उनको मतलब किस तरीके से उनको देखा जा रहा है। मगर आप लोगों ने हर तरीके की बातें की और एक एक एंगल दिया, मगर मैं आपको कहना चाहती हूँ
कि मैं तो बहुत क्लोज ये एयरलाइंस वगैरह से मेरा रिश्ता है जी। तो जो पायलट है आज की डेट में इतने सारे पायलट्स नहीं है। 24 घंटे ड्यूटी में उनको रखा जाता है, खींच के रखा जाता है, एक के बाद एक लगातार ड्यूटीज मिलती जाती। इतने सारे पायलट्स बैठे हुए हैं और कुछ ही लोग हैं जिनको लगातार अभी कोई प्रक्रिया नहीं हो रही है, कोई सिलेक्शन की प्रक्रिया नहीं हो रही है। और जितनी एजेंसियां हैं जो सिलेक्ट करती भी हैं वो बहुत जल्दी ये सारी चीजें प्रक्रिया करके उनको ऑन एयर कर देती। ठीक है, मैं मानती हूँ कि ये जो पायलट था वो एक्सपीरियंस था, मगर एक्सपीरियंस होने के बावजूद अभी क्लाइमेट कैसी है, समय कैसा है, दोपहर के 1:30 बजे हैं, कोई गोधूली बेला नहीं है, कोई अर्ली मॉर्निंग नहीं है, कोई रात का समय नहीं है, तो कैसे हुआ ये सब चीजें। और वो जो लोड लेके जो उड़ा तो वो लोड ले ही नहीं पाया क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का जो फोर्स है उससे वो बाहर ही नहीं निकल पाया, वही नीचे ही बैठ गया। तो वो जो कैलकुलेशन था वो किस तरीके से कैलकुलेशन किया गया, कितनी स्पीड में वो गया और कहाँ टर्न लेना था उसको, और किस तरीके से वो मोड़ नहीं पाया। उसने हेल्प के लिए भी जब ATC वालों को बोला उन्होंने क्या रिएक्ट किया, और क्योंकि वो एक स्पीड मेंटेन करने की बात होती है तो वो बहुत पहले ही क्या ये है कि जो पाथ वे होता है तो जहां से उसको फ्लाई लेना था उससे पहले ही उसने ले लिया क्या, उतनी स्पीड से वो उतने आगे तक नहीं गया क्या, ये सारी चीजें जांच का विषय है। और अब जो उसके बाद ये तो हादसा ही है। हादसा का मतलब ये होता है कि हादसे में किसी का जोर नहीं चलता, वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो तो बाद में अब हम लोग सब प्रतिक्रिया देंगे, मगर कैसे वो क्यों हो गया ये सबसे बड़ी बात है। इसको देखने के लिए जैसे अभी कहा कि ये सिविल का मैटर है, एयरफोर्स वालों का अलग ट्रेनिंग चलती है, अलग उनकी जांच एजेंसीज अलग तरीके से काम करती हैं, तो इसमें सिक्योरिटी का भी मामला आता है कि आपने किस तरीके से, आपकी सिक्योरिटी की एजेंसियां कैसे काम कर रही हैं। और ये अभी तो ये हादसा हुआ सबके आंखों के सामने, कितने हादसे रुक रहे होंगे और कितने होने वाले होंगे और आगे क्या क्या होगा, ये सब चीजें के पीछे जांच होना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ पूरी एविएशन इंडस्ट्री की ही एक विवेचना होनी चाहिए और उसमें देखना चाहिए कि किस तरीके से पायलट्स को कितना आप वर्कलोड में लाग रहे हैं। मशीनें हैं, वर्कलोड है, नई मशीन है, नया मशीन, पायलट भी एक हवाई जहाज ही है, वो एक हिस्सा है, उसका बॉडी जो है वो वही है, वो प्लेन और पायलट दोनों जब एक हो जाते हैं तब फ्लाई कर पाता है पायलट भी। तो वो कितना फटीग है उसमें, कितना स्ट्रेस है, कितना टेंशन में है वो, ये चीजें भी देखने वाली बात है। मुझे लगता है कि मेरे जितने सम्माननीय यहाँ पर सदस्य बैठे हैं वो मेरी बात से सहमत होंगे कि ये हमें इसका रिव्यू करने की बहुत जरूरत है। और जिस तरीके से सिलेक्शन प्रक्रिया हो रही है, हम किनको कहते हैं कि वो पायलट बहुत एक्सपीरियंस था और एक्सपीरियंस होने के बावजूद ये हुआ, तो क्यों हुआ, तो बहुत सारे इसमें जुड़े हुए ATC वाले होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, ग्राउंड स्टाफ होता है, अंदर बाहर सब तरीके की बहुत सारी चीजें जिसमें शामिल है, तब जाके एक फ्लाइट। रंजना जी माफी के साथ आपको रोकेंगे, रंजना जी माफी के साथ आपको रोकेंगे। इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। गुजरात के पूर्व CM विजय रूपाणी का निधन हुआ है। इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर, गुजरात के पूर्व CM विजय रूपाणी का निधन हुआ है। अहमदाबाद विमान क्रैश में विजय रूपाणी का निधन हुआ है। अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ है जिसमें विजय रूपाणी की दुखद मौत हुई है। अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर ने मौत की पुष्टि की है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का दुखद निधन हुआ है। अहमदाबाद विमान क्रैश में विजय रूपाणी का निधन हुआ है। इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर, अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का निधन हुआ है। अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर ने मौत की पुष्टि की है। गुजरात के पूर्व CM विजय रूपाणी का निधन हुआ है। अहमदाबाद विमान क्रैश में विजय रूपाणी का निधन हुआ है और निश्चित रूप से ये बहुत दुखद खबर, अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान क्रैश में पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की दुखद मौत की खबर सामने आ रही है। अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर ने मौत की पुष्टि की है। आपको बता दें गुजरात के पूर्व CM विजय रूपाणी का निधन हुआ। इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर आपको दिखा रहे हैं। अहमदाबाद विमान क्रैश में विजय रूपाणी का निधन हुआ है।
एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ जिसमें सवार गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की दुखद मौत हुई है। और सीधे चर्चा पे आते हैं। हमारे साथ भावना दुबे जी जुड़ी हुई है। भावना जी, हम आपके पास आते हैं। भावना जी, एक और दुखद खबर सामने आई है। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, इस विमान हादसे में उनकी दुखद मौत हुई है। पुलिस कमिश्नर ने इसकी पुष्टि की है। ये कहीं ना कहीं गुजरात के लिए बहुत बड़ी क्षति है, देश के लिए बड़ी क्षति है। पूर्व मुख्यमंत्री का इस हादसे में दुखद निधन हुआ, क्या कहेंगे आप? ये बहुत ही बड़ा हृदय द्रवित हो जाए ऐसा हादसा है, और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री विजय भाई भी उसमें मुसाफरी कर रहे थे। मैं आपको एक बताती हूँ कि विजय भाई अपनी पत्नी और बेटी जो लंदन में है जी, उनसे मिलने जा रहे थे। वेकेशन का टाइम था, बेटा बेटी उधर थे, तो सोचा कि चलो मिल आए। तो ये मिलना तो दूर रहा, हमेशा के लिए दूर हो गए। ये बहुत ही दुखद खबर है हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिए, हमारे गुजरात के लोगों के लिए, क्योंकि विजय भाई बहुत ही कसे हुए कार्यकर्ता थे, बहुत ही संगठन में माहिर थे और अभी बहुत कुछ काम करते थे। ऐसे विजय भाई की ये समाचार सुनकर हमको बहुत ही दुख हुआ है। और इतने सारे आपने बताया कि सभी हमारे जो पैसेंजर थे इसमें, वो सभी में से कोई भी नहीं जीवित रहा। ये बिल्कुल हृदय द्रावक है। कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। पर ये जो हमारी बहन है ना, रंजना बहन, उन्होंने 2-3 बात है कि सभी जो स्टाफ होता है, और स्टाफ में और सब में अभी बहुत कुछ करना हमारे लिए बाकी है। वैसे हम विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं, पर जनता को भी ट्रेन होना चाहिए, काम में कभी कतई नहीं रखना चाहिए, कोताही नहीं करनी चाहिए। पर ये हमारे यहाँ थोड़ी कमी रहती है सभी जगह पर, और इसलिए ऐसी बड़ी दुर्घटनाएं बनती है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि सबको आत्मा को शांति दे, और हम लोगों को ये हादसा, मतलब कि ये आघात सहन करने की शक्ति दे। हमें बहुत ही दुख होता है पूरे गुजरात को। आज हमारे सीएम भी अभी उधर बैठे हुए हैं, साथ में हमारे जो गृह मंत्री है अमित भाई शाह, जो यहाँ से सांसद है, वो भी आ रहे हैं। अभी मोदी जी भी आने का प्रयत्न कर रहे हैं, सभी लोग, और हमारे जो एविएशन के मिनिस्टर है वो भी आ गए हैं। सबका आना बराबर है। पर ये जो हादसा हुआ है और ये जो चोट लगी है, हमारे लिए बहुत ही सहन करना बहुत ही असंभव हो गया है। और ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम सब समझे कि हमारी जो ड्यूटी है, हमारा जो काम है, हमें अच्छी तरह से करना चाहिए, वरना हमारी एक गलती कितनी भारी पड़ती है। किसी एक आदमी की गलती या तो काम में कोताही बरतना, ये कितनी भारी पड़ती है जी। ये इतना अच्छा पायलट था, इतना अच्छा विमान था, फिर भी जो हुआ ये एक प्रश्न चिन्ह है। और मुझे लगता है कि जरूर उस पर जांच पड़ताल होगी अच्छी तरह से, और फिर हम कह सकेंगे कि क्या हादसे के पीछे क्या था। ठीक है भावना जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ चौहान साहब लगातार जुड़े हुए। चौहान साहब, एक बार फिर से हम आपको रुक कर रहे हैं। चौहान साहब, जैसा कि रंजना यादव जी ने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाए हैं, कहीं ना कहीं जो स्टाफ, जो टेक्निकल स्टाफ, उनकी कहीं ना कहीं लापरवाही, पायलट की बात उन्होंने कही, पायलटों की कमी है, एक्स्ट्रा ओवर टाइम उनसे कराया जाता है, या और भी तमाम चीज़ें हो सकती हैं कि उन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं कि पायलट बहुत प्रशिक्षित हो। लेकिन सवाल यह है कि अब नए सिरे से पूरे सिविल एविएशन में नए तरीके से तमाम चीज़ें देखने वाली अब हो जाती हैं इस तरीके के हादसे। अभी कुछ दिन पहले ही, अभी 2 दिन पहले ही हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। लगातार हेलीकॉप्टर क्रैश और विमान क्रैश की कहीं ना कहीं छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें टेक्निकल स्टाफ और तमाम जो अन्य पहलू हैं, क्योंकि लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा मामला है, तो कहीं ना कहीं इस पर गंभीरता से सोचने का विषय है।
मानस जी, जी मुझे अब आज समय खुशी का नहीं है, लेकिन जो पैनलिस्ट की विद्वता पे मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ जी इस बात कि वो सब महीन महीन चीज पकड़ रहे हैं। अब जैसे मैडम रंजना यादव जी ने जी कहा, इन जनरल उन्होंने कहा, जी। देखिए हमारी एयर इंडस्ट्री आज से 15 साल पहले कहाँ थी, आज कितने पैसेंजर हैं जी। कितने हमारे पास जहाज हैं, कितना स्टाफ है। तो वही चीज मैडम रंजना यादव ने पॉइंट आउट किया, उन्होंने किसी को अभी वो नहीं किया। बिल्कुल। और ये हम लोग तो अगर मान लीजिए आप टैक्सी में जा रहे हैं तो ड्राइवर से पूछते हैं कि भैया रात को सोए कि नहीं सोए, क्योंकि स्टाफ की कमी तो है ही, प्लस मेंटेनेंस। और हमारे दवे साहब, नॉट दवे, सॉरी, अमिताभ कुमार साहब, सीनियर जर्नलिस्ट जी, एक चीज जो उन्होंने पॉइंट आउट की कि सैबोटेज का मतलब हर समय बहुत भयंकर चीजें नहीं होती है कि वो कोई टेररिस्ट आ गया। बिल्कुल सैबोटेज बिल्कुल सही कहा। जब हम लोग कहते हैं कि क्राइम, तो क्राइम का मतलब हम लोग सीधे जो है मर्डर और उसमें आते हैं, नहीं। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो वो भी क्राइम है, हम बेईमानी कर रहे हैं तो वो भी क्राइम है। ठीक इसी तरह सैबोटेज जो है, ऑफ कोर्स सैबोटेज इज डन इंटेंशनली, लेकिन वो एक बहुत छोटा हिस्सा होता है और अनजान में हम लोग लापरवाही की वजह से हम उसको ओवरलुक करते हैं। फॉर एग्जांपल, अब कितना लोड था, ऑलरेडी 30,000 गैलन ऑफ ATF वाज देयर इन दैट एयरक्राफ्ट। वो दिल्ली से आई है फ्लाइट और 1.5 घंटे वहां रुकी है। मैं ये भी मान लूं कि उसका पूरा थॉरो चेक हुआ है, लेकिन वहां से वो टेक ऑफ की है, यहाँ लैंड की है, एंड लैंडिंग इज ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट देन टेक ऑफ। तो यहाँ फिर टेक ऑफ में ही ये घटना, वो भी 1 मिनट के, अगर ये मान भी लिया जाए कि अगर सारे इंजीनियर टेक्निकल वगैरह पूरा उसका 100% चेकअप हुआ है, अगर ये मान भी लिया जाए तो देन एक ही चीज रहती है, दैट इज सैबोटेज। एंड सैबोटेज, आप अपने स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार के पेट्रोल में 1 ग्राम नमक डाल दीजिए, आपकी गाड़ी गई। क्या जो लोड था, जो लोगों का लगेज था, वो एक्सेस तो नहीं था। ये जरूरी नहीं है कि किसी ने जानबूझ के किया हो। क्या ये जैसे रंजना मैडम ने कहा कि वो अभी कल आए और आज जो है फिर जो है 12 घंटे या 8 घंटे की फ्लाइट में भेज दें बिकॉज ऑफ शॉर्टेज। नो डाउट जो हमारे भावना मैडम है वो कह रही हैं कि NDRF, SDRF सब लोग लगे हैं और बहुत ही मतलब विदिन 20 मिनट्स में सब लोग वहां हेल्प करने पहुंच गए, बहुत अच्छी बात। लेकिन आगे ऐसा जो कि ये बहुत बड़ा हादसा है ना हो, उसके लिए हम लोगों को करना पड़ेगा। और मेरे तीनों पैनलिस्ट ने, स्पेशली रंजना मैडम ने और अमिताभ सर ने जो टेक्निकल पॉइंट कर रखा है, हम लोग इंडियन एयरफोर्स में उसको जो है प्राइम मानते हैं जी। और क्या आपको पता है, हमने अपना CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, बिल्कुल रावत साहब को खोया है। इट वाज बिकॉज उसमें भी पहले हम लोग बीइंग इन डिफेंस, हम लोग सोच रहे थे कि शायद ये चाइना का नहीं, इट वाज ए ज्योग्राफिकल क्लाइमेटिकल प्रॉब्लम। आज मैं उत्तराखंड से हूँ, हम देहरादून से हैं। केदारनाथ में जब से यात्रा शुरू हुई है 4 हेलीकॉप्टर क्रैश लैंडेड हुए हैं। बिल्कुल। तो वहां जो अभी यहाँ हमारे पैनलिस्ट ने बताया, मुख्य कारण वो है नॉन मेंटेनेंस, स्टाफ की कमी वगैरह वगैरह जी। तो ये सैबोटेज, इसको भी हम मान सकते हैं क्योंकि पैसा कमाने के लिए प्राइवेट एयरलाइंस है, पैसा कमाना है उनको। बिल्कुल सर, ठीक है सर, आप जुड़े रहिए। अमिताभ सर का रुख कर लेते हैं। जी जी, अमिताभ सर आपका रुख कर रहे हैं। अमिताभ सर, जैसे जैसे हमारा देश प्रगति की ओर बढ़ रहा है, हमारी एयर इंडस्ट्री भी बढ़ रही है, लेकिन जो हमारे सामने एयर इंडस्ट्री के सामने जो चुनौतियां हैं, सुरक्षा मानकों की अगर हम बात करें तो क्या हम सुरक्षा मानकों को उस लेवल पर नहीं ले जा पाए हैं? वो कहीं ना कहीं वो नज़रअंदाज हो रहे हैं। लगातार हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहे हैं, उत्तराखंड में हो रहे हैं, तमाम देश के तमाम हिस्सों में क्रैश हो रहे हैं। विमान, ये दुर्घटना
भारतीय इतिहास की बड़ी दुर्घटनाओं में से एक है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से जैसे जैसे हमारी इंडस्ट्री बढ़ रही है, हमें सुरक्षा मानकों पर भी गंभीर मंथन करना होगा, क्योंकि ये लोगों की जिंदगी से जुड़ा मामला है। इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है जी, आप कह रहे हैं, क्वेश्चन मार्क नहीं है। हम जानते हैं जी कि खास करके एविएशन इंडस्ट्री में जी केवल पायलट्स की ही नहीं, इंजीनियरिंग स्टाफ, मेंटेनेंस स्टाफ, सबकी भयानक कमी है, बहुत जरूरत है। लेकिन हमारे यहाँ की व्यवस्था कुछ ऐसी बनी हुई है कि उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही। मेरे अपने मित्र लोग हैं, वो बताते हैं कि क्या हालत है, और इतनी तेजी से इंडस्ट्री बढ़ रही है कि उसकी जरूरतें पूर्ति होती नहीं दिख रही है। उसके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ट्रेनिंग का प्रॉपर इंतजाम नहीं है, प्रॉपर कॉलेजेस अवेलेबल नहीं है, लोग अवेलेबल नहीं है। और इन सब के ऊपर अभी जो सबसे ज्यादा जरूरत है, सरकार को एक अभियान चलाना चाहिए। हमारे अंदर जो लापरवाही की आदतें हैं, सब चलता है वाली आदत, ये बहुत भयानक है। रेलवे में मेरे पिताजी थे और रेलवे में मैंने बहुत काम किया हुआ है, रेलवे मैंने कवर किया हुआ है 35 साल से। जब मैं कवर कर रहा हूँ पत्रकारिता में, अलग अलग विभाग कर रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि हम लोगों के अंदर सब कुछ चलता वाला अंदाज इतना खराब है। यहाँ तक कि जो भर्तियां होती है ना, भर्तियां में जो लोग भरे जाते हैं वो ट्रेंड है, वो योग्य है, इसका मायने नहीं रखता है। वहां पैसे और सिफारिश मायने रखती है। वो अपने आप में एक बहुत खतरनाक बात होती है। हमको वहां समझना चाहिए। हमारे पास प्रॉपर मशीनरी जो चाहिए चेकअप जांच पड़ताल के लिए, वो नहीं होती है, खराब होती है, तो उसको बनाया नहीं जाता है और जैसे तैसे काम चलाया जाता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, सड़कों को लेकर हम इतने लापरवाह हैं। और मैं खुद बताऊं, मैंने 2004-05 में एक जो थे NHAI में हमारे परिचित थे, मैंने उनको सड़क सिस्टम पे एक बहुत ही फुलप्रूफ सिस्टम बना के दिया था कि सड़कों पे एक्सीडेंट्स रोकने के लिए भारत में हमें क्या क्या करने की जरूरत है। उनसे हमने कहा कि हमें एक 10 किलोमीटर का एरिया आप दे दीजिए, उस पर हम दिखाएंगे कि एक्सीडेंट्स जो है 0 पे लाया जा सकता है। केवल हमारी असावधानियां, लापरवाहियां, हमारी वो सिफारिशी भर्तियां और गलत इक्विपमेंट, काम नहीं करने की आदत, जिनको नौकरी मिल जाती है वो काम नहीं करते हैं। मैं आपको बताऊंगा, रेलवेज का आप डेटा निकाल करके देख लीजिए, जितनी ट्रेनें वापस अपने इसमें यार्ड में पहुंचती हैं, उनको खाली बस वैसे ही धो पहुंच के वापस भेज दिया जाता है। इतने खतरनाक स्थितियों में हम लोग जी रहे हैं, इसका हिसाब नहीं है भाई। तो इस पे सरकार को खास करके यातायात परिवहन में बहुत ध्यान देने की जरूरत है। बचपन में हमारे यहाँ कहावत होती थी, एक टांगा, जो घोड़ा चलाने वाली टांगा और नाव पे कोई भी लापरवाही नहीं चलती है। तो आज टांगा और नाव हमारे हैं, हवाई जहाज से लेके बसें, साइकिल, मोटरसाइकिल तक, सब पे हमें बहुत सख्त होकर काम करना है। सड़क पे निकलने के पहले पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए और हर ड्राइवर की भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। तो इस पे कभी सरकार को लाना बहुत जरूरी है। ठीक है अमिताभ सर हमारे साथ जुड़े रहिए। रंजना यादव जी, एक बार फिर से हम आपका रुख कर रहे हैं, एक छोटी सी टिप्पणी आपकी चाह रहे हैं। जिस तरीके से आपने तमाम पहलुओं पर बात की, टेक्निकल पहलू जो है वो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण हो जाता है जब इस तरीके की विमान हादसे में। तो कहीं ना कहीं या तो टेक्निकल पहलू को नज़रअंदाज किया गया, या कहीं ना कहीं कुछ बड़ी खामी की वजह से ये घटना हुई है। हमें अब नए सिरे से ये इंडस्ट्री जैसे जैसे बढ़ रही है, अब इसके खतरों से निपटने के लिए और जो दुर्घटनाएं हो रही हैं इनसे निपटने के लिए सोचना होगा। रंजना जी, देखिए, अब ये जो सब्जेक्ट सामने आया है अभी, उसके बारे में हम लोगों की एक दिशा निर्धारित हो गई है। जो छोटे पायलट्स हैं अभी जिनको ट्रेनिंग दी जा रही है, तो उस स्तर से हमें शुरू करना पड़ेगा। और 2 पायलट होते हैं, एक पायलट होते हैं कॉकपिट पे, 2 पायलट होता है। तो अगर मान लीजिए पायलट कई डिसीजन खुद लेते हैं, पर कभी कभी को पायलट भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो भी डिसीजन लेते हैं। तो दोनों का कोऑर्डिनेशन कई बार बहुत अच्छा हो जाता है, कई बार दोनों का कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है। तो ये बातें भी हैं, क्योंकि उस समय ट्रेनिंग के समय उनको सिखाई जानी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो ट्रेनिंग दे रही है, जो एजेंसी ट्रेनिंग दे रही है, मैं ये जैसे हमारी सरकार कितनी मेहनत कर रही है, मैं जानती हूँ
इतने अच्छे अच्छे प्लेन्स आ गए, इतने सब टेक्निकली बहुत साउंड हो गए, मगर जो पर्सनल ट्रेनिंग है, जो व्यक्तिगत से रिलेटेड ट्रेनिंग है, उसमें अभी बहुत काम करने की जरूरत है। ये हम सबको, बड़े लोगों को ये मानना पड़ेगा। नए नए छोटे छोटे बच्चे जो हैं अभी आए हैं और सीधे उनको आगे फ्रंट में ले आए। फ्रंट में लाना, मैं उसके लिए विरोध नहीं करती हूँ, मगर उनकी ट्रेनिंग और भी हर एंगल से देखना चाहिए। और जितने सीनियर लोग हैं अभी, उनको भी समय दे के समय समय में उनको फ्लाई के लिए उनको भी साथ में लाना चाहिए। बिल्कुल वो बिल्कुल ड्यूटी पे नहीं है और नए नए लड़के आ रहे हैं ड्यूटी पे, तो वो जो हमारे पास में एक रिसोर्स है, उसका भी बहुत अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। और बहुत ज्यादा कमी है इस वक्त, तो ये बातें आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि जो स्टाफ सिलेक्शन है, जो बहुत कमियां हैं, उन पे भी ध्यान देने की जरूरत है। और सिक्योरिटी तो सबसे पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे स्टाफ सिलेक्शन के ऊपर। बिल्कुल 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 रंजना जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे समय इजाजत नहीं देता है। अमिताभ सर आपका भी बहुत शुक्रिया, भावना जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और चौहान सर आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उम्मीद यही है कि जो न्यूज एजेंसी ने दावा किया है, वो दावा अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि वो झूठा हो और कुछ लोगों की जान बच सके। हालांकि न्यूज एजेंसी एपी ने दावा किया है कि विमान में यात्री जितने सवार थे सभी की मौत हो चुकी है। विजय रूपाणी जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका भी निधन हुआ है। तो ये दुखद घटना निश्चित रूप से एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारी जो एयर इंडस्ट्री जो है, उसके सुरक्षा मानकों पर अब सोचने का विषय है। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।